था। यूनची रॉयल फैमिली की तरफ से रैंकिंग बैटल कंपटीशन लड़ने के लिए तियानजी एमेनोर में आ गया था, जहाँ पे जाओ ट्राइब, स्काई बनी सेक्ट और आइस क्लाउड पैलेस के साथ साथ और भी काफी सारे छोटे बड़े क्लैंस आए हुए थे। और उसी के साथ साथ प्रिंस यूवी ने यूनची से ये प्रॉमिस भी कर दिया था कि अगर वो टॉप 100 में आ जाता है तो वो खुद उसे किस भी करेंगी। और इसी के साथ रैंकिंग बैटल कंपटीशन को स्टार्ट कर दिया गया था। और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ एक एलर अनाउंस करते हुए कहता है कि रैंकिंग बैटल कंपटीशन के पहले टेस्ट में सभी डिसेबल्स की एज और मिस्टिक पावर को चेक किया जाएगा। और उसी के साथ सभी डिसेबल्स को टोकन नंबर्स भी दिए जाएंगे, जिनके अकॉर्डिंग सभी डिसेबल्स की आपस में फाइट होगी। इसलिए अब मैं जिस डिसेबल का नाम लूं वो स्टेज पे आकर अपनी मिस्टिक पावर को चेक करे। और ये कहकर वो एलएस सबसे पहले वहाँ पे जाओ ट्राइब के तीनों डिसेबल्स का नाम लेता है, जो कि जाओ ट्राइब की तरफ से बैटल रैंकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले थे। उनमें सबसे पहले जाओली अपनी मिस्टिक पावर को चेक करने के लिए उस बड़े से स्टोन के ऊपर अपना हाथ रखता है, जहाँ उसकी उम्र 20 साल निकल कर आती है। और उसी के साथ उसका पावर लेवल स्पिरिचुअल फेस मिस्टिक रियलम के 9th लेवल पे था। और इसी तरह जाओ ट्राइब के बाकी सभी डिसेबल्स भी स्पिरिचुअल फेस मिस्टिक रियलम के ही कल्टीवेटर थे, जो देखकर वहाँ पे बैठे हुए सभी लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि जाओ ट्राइब तो वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल है। और ये जाओ ट्राइब तो अब की बार के बैटल रैंकिंग कंपटीशन को लेकर कुछ ज्यादा सीरियस दिखाई दे रहा है। खैर, उसके बाद स्काई बनी सेट के डिसेबल्स की बारी आती है, जहाँ स्काई बनी सेट के सभी डिसेबल्स भी स्पिरिचुअल फेस मिस्टिक रियलम के ही कल्टीवेटर थे। और यहाँ पे स्काई बनी सेट में जाओ ट्राइब को बराबरी की टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहा था। उसके बाद वहाँ पे इसी तरह से बाकी सभी छोटे बड़े क्लैंस का भी टेस्ट लेते हुए उन सभी डिसेबल्स को वहाँ पे उनके टोकन नंबर दे दिए गए थे। और अब बारी आती है आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस की। और वहाँ पे मौजूद सभी लोग एक बार फिर से आइस इमोर्टल पैलेस की फायरिस की खूबसूरती में खो गए थे। और जैसे यूनबा की नजर वहाँ पे अपनी बहन किंग यू के ऊपर पड़ती है, तो वो वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए यूनची से कहता है कि वो देखो वो मेरी बहन है। यूनबा की ये बात सुनकर प्रिंस यूवी यूनची से सवाल करते हुए पूछती है, तो क्या यही है तुम्हारी वाइफ? जिसपे यूनची यहाँ में अपना सर हिलाता है, जो देखकर प्रिंस यूवी दोबारा वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछती है, तो क्या अब भी तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है? जिसपे यूनची उससे कहता है कि फीलिंग्स हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें इतना यकीन दिला देता हूँ कि मुझे उससे प्यार तो बिल्कुल नहीं है। हमारी शादी बस एक समझौते के तौर पर करवाई गई थी और हम दोनों बस नाम का ही कपल थे, वरना हम दोनों में शादी जैसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि किंग यू ने ये शादी सिर्फ और सिर्फ अपने पिता का वादा पूरा करने के लिए की थी। और उसने ये प्रॉमिस पूरा करके हमारी फैमिली के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया था, क्योंकि ऐसा करके उसने हमारी फैमिली की इज्जत खराब होने से बचा ली थी। इसलिए मैं हमेशा उसका शुक्रगुजार रहूंगा। यूनची की ये बात सुनकर प्रिंस यूवी भी वहाँ पे किंग यू की तारीफ करते हुए कहती है कि वो तो वाकई तारीफ के काबिल है। और ये कहकर प्रिंस यूवी वहाँ पे एक बार फिर से यूनची से सवाल करते हुए पूछती है, तो क्या तुमने इस बैटल रैंकिंग कंपटीशन के अंदर हिस्सा उसी के लिए लिया था? जिसपे यूनची कहता है कि शायद ये भी एक वजह हो सकती है मेरे बैटल रैंकिंग कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेने की। हमारा रिलेशन तो वैसे भी कब का खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि उसने जिसके साथ शादी की थी वो एक लूजर नहीं है। यूनची की सारी बातें सुनकर प्रिंस यूवी को भी आज अपनी पसंद के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड हो रहा था। वहीं उन दोनों को वहाँ पे इस तरह से एक दूसरे के क्लोज देखकर फेंग जूचेंग का तो वहाँ पे गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। वो वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए कहता है, यूनची मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जो सुनकर फेंग जूचेंग का साथी उससे सवाल करते हुए पूछता है, ब्रदर क्या हुआ? जिसपे फेंग जूचेंग गुस्से से चलाते हुए कहता है कि मैं किसी भी हालत में इस लड़के यूनची को मारना चाहता हूँ। वहीं जैसे किंग यू वहाँ पे अपना पावर लेवल चेक करने के लिए उस स्टोन के ऊपर अपना हाथ रखती है, तो किंग यू का पावर लेवल 18 साल की उम्र में होते हुए भी स्पिरिचुअल फेस मिस्टिक रियलम के 8th लेवल पे था। जो देखकर यूनबा वहाँ पे खुश होते हुए कहता है कि मेरी बहन तो वाकई बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई है। वहीं किंग यू के पावर लेवल ने वहाँ पे मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया था। और वहाँ पे किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये लड़की सिर्फ 18 साल की उम्र में ही स्पिरिचुअल फेस मिस्टिक रियलम के 8th लेवल पे पहुंच गई है। उसके बाद तियानजी एमेनोर के डिसेबल्स की बारी आती है और लिंग जी सबसे पहले एक्साइटेड होते हुए अपना पावर लेवल चेक करने के लिए स्टोन के ऊपर अपना हाथ रखता है। और लिंग जी ने वहाँ पे सिर्फ 16 साल की उम्र में होते हुए भी उसने स्पिरिचुअल फेस मिस्टिक रियलम के 6th लेवल को अचीव कर लिया था। जो देखकर तो वहाँ पे बैठे किसी भी पर्सन को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सिर्फ एक 16 साल का लड़का भी स्पिरिचुअल फेस मिस्टिक रियलम में हो सकता है। वहीं यूनची भी वहाँ पे लिंग जी के पावर लेवल को देखकर उससे इंप्रेस होते हुए अपने मन में कहता है, नाइस नाइस, इसने वाकई पिछले 6 महीनों में बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। उसके बाद लिंग यून की बारी आती है और लिंग यून वहाँ पे 20 साल की उम्र में होते हुए अर्थ फेस मिस्टिक रियलम के 3rd लेवल पे पहुंच चुका था। जो देखकर तो वहाँ पे मौजूद सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। वो सभी शौक के मारे बस वहाँ पे यही कहे जा रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। आखिर कोई सिर्फ 20 साल का लड़का अर्थ फेस मिस्टिक रियलम में कैसे ब्रेक थ्रू कर सकता है? ये तो वाकई अनबिलीवेबल है और मानना पड़ेगा ये लिंग यून तो वाकई टियानजुआन कॉन्टिनेंट का नंबर 1 जीनियस है। वहीं वहाँ पे अपने तियानजी एमेनोर की तारीफें होते हुए देखकर मास्टर यूफेंग के साथ साथ मिस यूफेंग भी बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। उन सबसे अलग मास्टर किन वहाँ पे सीरियस होते हुए अपने मन में कहते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर खुद को इतना ज्यादा ताकतवर बना लिया। उसके बाद सबसे आखिर में बारी आती है चैंगफेंग मिस्टिक पैलेस की। और इस बार चैंगफेंग मिस्टिक पैलेस यानी रॉयल फैमिली की तरफ से सिर्फ यूनची इस बैटल रैंकिंग कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेने वाला था। जो देखकर वहाँ पे बैठे हुए सभी लोग रॉयल फैमिली का मजाक उड़ाते हुए कहने लगे थे, क्या रॉयल फैमिली के इतने ज्यादा बुरे दिन आ गए हैं कि उनके पास रैंकिंग बैटल कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेने के लिए डिसेबल्स ही नहीं बचे। लेकिन यूनची वहाँ पे उन सभी की बातों को इग्नोर करता हुआ चुपचाप अपना पावर लेवल चेक करने के लिए स्टेज पे आ गया था। और जैसे यूनची वहाँ पे अपना पावर लेवल चेक करता है तो यूनची वहाँ पे 18 साल की उम्र में होते हुए ट्रू फेस मिस्टिक रियलम के 10th लेवल पे था। और ये देखकर तो वहाँ पे आए हुए सभी डिसेबल्स जोर से हंसते हुए यूनची का मजाक उड़ाने लगे थे। और वो सभी वहाँ पे रॉयल फैमिली का मजाक उड़ाते हुए कहने लगे थे, मुझे लगता है शायद रॉयल फैमिली पागल हो गई है। उसने रैंकिंग बैटल कंपटीशन के लिए अपने सिर्फ एक ही डिसेबल को भेजा और वो भी इतने ज्यादा कमजोर
डिसेबल को, लेकिन रॉयल फैमिली ने अपने इस डिसेबल को बेचकर हमारे लिए बहुत ज्यादा आसानी पैदा कर दी है, क्योंकि ये बैटल रैंकिंग कंपटीशन कौन जीतेगा ये हमें पता चले या ना चले। लेकिन इसको देखते हुए हमें ये तो पता चल ही गया है कि इस बैटल रैंकिंग कंपटीशन को हारते हुए सबसे लास्ट में यही आने वाला है। वहीं उन लोगों को ये सारी बातें सुनकर यूनचे को तो वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन प्रिंस यूवी के साथ साथ यूनबा वहाँ पे बहुत ज्यादा नर्वस दिखाई दे रहे थे। उसके बाद वो एल्डर वहाँ पे बाकी सभी डिसेबल्स की तरह यूनचे को भी उसका टोकन नंबर दे देता है और यूनचे को वहाँ देखकर लिंगजुन वहाँ पे लिंगजी को देखते हुए कहता है तो फाइनली ये भी आ ही गया, जिसपे लिंगजी वहाँ पे खुशी के मारे एक्साइटेड होते हुए कहता है हाँ, और उसी के साथ साथ इसका तो पावर लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसका टैलेंट वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग है। लिंगजी की ये बात सुनते हुए लिंगजुन भी वहाँ पे हमें अपना सर हिलाता है। वहीं यूनची का पावर लेवल देखकर स्काई बनी सेट के एक डिसेबल भी यूनची का मजाक उड़ाते हुए कहता है ये तो रियल में एक लूजर निकला, मुझे तो यहाँ पे ये समझ नहीं आ रही कि आखिर प्रिंस यूवी ने इसकी जैसे एक लूजर को अपना दिल कैसे दे दिया। जिसपे फेंग जूचंग गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और जाकर जल्दी से उसके टोकन नंबर के बारे में पता लगाओ, ताकि हम लोग समय रहते इस बैटल रैंकिंग कंपटीशन के अंदर उसे ठिकाने लगा सके। भले ही मैं उसे यहाँ पे मार नहीं सकता, लेकिन मैं यहाँ पे उसकी हालत मौत से भी ज्यादा बदतर बना देने वाला हूँ। और इसी के साथ पहला टेस्ट यहीं पे खत्म हो गया था, जिसके बाद वो एल्डर आगे आकर अनाउंस करते हुए कहता है अगला टेस्ट ग्रुप बैटल का है, इसलिए सभी डिसेबल्स अपने अपने टोकन नंबर के हिसाब से बैटल अरीना के अंदर आते हुए अपनी फाइट स्टार्ट कर दे। इस ग्रुप बैटल का पहला राउंड 3 दिन तक चलने वाला है, जहाँ पे 30 ग्रुप्स के दरमियान फाइट्स होंगी और जो कोई यहाँ पे इन सभी फाइट्स को जीत जाएगा तो वो डायरेक्ट सेकंड राउंड में पहुंच जाएगा। और इस अनाउंसमेंट के बाद वहाँ पे सभी ग्रुप्स के दरमियान फाइट स्टार्ट हो गई थी, जहाँ वो सभी डिसेबल्स एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए अपने अपने ओपोनेंट्स को हराने के लिए वहाँ पे अपना पूरा दम लगा रहे थे। और यूनबा उन सारी फाइट्स को देखकर एक्साइटेड होते हुए कहता है कि ये बैटल रैंकिंग कंपटीशन तो वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और तभी उसकी नजर वहाँ पे अपनी बहन किंग यू के ऊपर पड़ती है, जिसके ऊपर एक डिसेबल अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और किंग यू ने वहाँ पे अपने सिर्फ एक हाथ से उस डिसेबल को वहीं पे जमाते हुए हरा दिया था, जो देखकर यूनबा वहाँ पे बिल्कुल एक बच्चे की तरह खुश होते हुए कहता है मेरी बहन किंग यू तो वाकई बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई है। और अभी यूनबा वहाँ पे ये कह ही रहा था कि तभी यूनची का टोकन भी ग्लो करने लगता है, जिसका मतलब था कि यूनची का भी फाइटिंग नंबर आ गया था। और जैसे यूनची वहाँ से उठकर जाने लगता है तो प्रिंस यूवी वहाँ पे उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि अपना ख्याल रखना। प्रिंस यूवी को वहाँ पे अपने लिए इस तरह से परेशान होते हुए देखकर यूनची उसका हाथ पकड़कर उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं थोड़ी ही देर में ये फाइट जीत कर वापस आता हूँ। उसके बाद हम यूनची को बैटल अरीना के अंदर देखते हैं, जहाँ यूनची की सबसे पहली फाइट वो किंग यून के साथ होने वाली थी, जो कि किंग यून के लैंड के एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिसेबल था। और यूनची को वहाँ पे वो किंग यून के सामने आते हुए देखकर फेंग जूचेंग का साथी उससे कहता है ब्रदर मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है, ये लड़का वो किंग यून हमारी साइड पे ही है और मुझे पूरा यकीन है कि वो किंग यून इसे पहले ही राउंड में हराते हुए इसे एक डिसेबल पर्सन बना देगा। लेकिन फेंग जूचेंग ये बात यहाँ पे अच्छी तरह से जानता था कि ये लड़का यूनची इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। तभी बैटल अरीना के अंदर वो किंग यून यूनची से कहता है यूनची तुम्हारी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है, जो तुम्हारी पहली फाइट मेरे साथ हो रही है। लेकिन यूनची वहाँ पे उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए उल्टा वो किंग यून को उसके ऊपर हमला करने के लिए उकसाने लगता है, जो देखकर वहाँ पे खड़े दो डिसेबल्स आपस में बातें करते हुए कहते हैं क्या ये लड़का यूनची पागल हो गया है या ये वो किंग यून की पावर के बारे में कुछ नहीं जानता, जो ये सामने से उसे चैलेंज कर रहा है। जिसपे वो दूसरा डिसेबल उससे कहता है कि तुम फिक्र ना करो, वो आज इसे यहाँ पे सबक सिखाते हुए इसका सारा घमंड निकाल देगा। वहीं वो भी यूनची के चैलेंज को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था और वो वहाँ पे अपनी मिस्टिक पावर को अपनी सोर्ड के अंदर ट्रांसफर करते हुए यूनची के ऊपर हमला करने के लिए बहुत ही तेजी से आगे बढ़ गया था। और यहाँ पे उसका टारगेट सीधे यूनची की गर्दन थी और यूनची भी वहाँ पे उसके अटैक को देखते हुए अपने मन में कहता है कि ये तो मुझे यहाँ पे हराने की बजाय मारने के लिए आ रहा है, इसका मतलब है कि इसे यहाँ पे किसी ने मुझे मारने के लिए भेजा है, अगर ऐसा है तो अब मैं भी इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। और ये कहकर अचानक यूनची ने वहाँ पे उसके अटैक से बचते हुए उल्टा वहाँ पे वो किंग यून के ऊपर ही अटैक कर दिया था और यूनची की सिर्फ इस एक अटैक में ही वो वहाँ पे पूरी तरह से हैंग हो गया था, जो देखकर वहाँ पे बैठे हुए सभी लोग हैरान होते हुए कहते हैं क्या ये लड़का वाकई वो किंग यून से जीत गया है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसने ट्रू फेस मिस्टिक रियल में होते हुए अपने से ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर को कैसे हरा दिया, क्या इसने यहाँ पे वो किंग यून से जीतने के लिए कोई ट्रिक प्ले की है। और तभी वो किंग यून बैटल अरीना के अंदर गिरते हुए वहीं पे गिरकर बेहोश हो गया था और इसी के साथ एल्डर ने वहाँ पे यूनची के जीतने की ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी कर दी थी, जिसकी वजह से अब वहाँ पे बैठे हुए लोगों का शक भी खत्म हो गया था। और यूनची की जीत से जहाँ पे एक तरफ रॉयल फैमिली के लोग बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, तो वहाँ पे मौजूद बाकी सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान दिखाई दे रहे थे। तभी यूनची वहाँ पे किंग यून के पास जाते हुए उससे कहता है कि मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन फिर भी तुमने मुझे मारने की कोशिश की, इसका मतलब है कि कोई तुम्हारा यूज करते हुए मुझे मरवाना चाहता था। वो जो कोई भी हो उसे जाकर बता देना कि मुझे उसका ये चैलेंज मंजूर है और अगर वो एक रियल मैन है तो सामने से आकर मुझसे फाइट करे। वहीं जब फेंग जूचेंग किंग यून को आते हुए देखता है तो वो अपने साथी के ऊपर चलाते हुए गुस्से से कहता है ये किस तरह का तुमने बेकार सा पर्सन अरेंज किया था, जो कि उसके सिर्फ एक अटैक को भी नहीं संभाल पाया। जिसपे वो हकलाते हुए फेंग जूचेंग से कहता है कि वो किंग यून ने उस लड़के यूनची को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की, इसलिए वो ये फाइट हार गया, वरना उसके लिए यूनची को हराना कोई बड़ी बात नहीं थी। और ये कहकर वो फेंग जूचेंग को तसल्ली देते हुए कहता है कि ब्रदर आप चिंता ना करो, ये तो बस पहली फाइट थी, इसके बाद 12 और फाइट्स होने वाली है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उन 12 फाइट्स के खत्म होने तक ये लड़का यूनची भी खत्म हो चुका होगा। उसके बाद यूनची की वहाँ पे 12 और फाइट्स होती हैं और उन 12 की 12 फाइट्स को यूनची ने वहाँ पे बहुत ही इजीली जीत लिया था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रॉयल फैमिली के सभी लोग अपने गेस्ट हाउस की तरफ जा रहे थे और वहाँ जाते हुए यून
लगातार यूनची की तारीफें किए जा रहा था, क्योंकि यूनची ने आज जो कमाल कर दिखाया था वैसा कुछ तो मास्टर किन ने भी नहीं सोचा था। इसलिए मास्टर किन भी वहाँ पे यूनची की तारीफ करते हुए कहते हैं, आज तो तुमने वाकई बैटल अरीना के अंदर कमाल कर दिया, और जिस हिसाब से तुमने आज की फाइट्स लड़ी हैं उसके मुताबिक तो तुम बहुत ही इजीली टॉप 100 के अंदर चले जाओगे। और अभी वो लोग वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी युनबा की नजर वहाँ पे किंग यू के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर वो भागते हुए वहाँ पे उससे मिलने के लिए चला गया था। वहीं किंग यू भी युनबा को वहाँ देखकर थोड़ा चौंकते हुए उससे पूछती है, युनबा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिसपे युनबा वहाँ पे यूनची की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे यूनची के साथ आया हूँ। और जैसे किंग यू की नजर वहाँ पे यूनची के ऊपर पड़ती है तो उसे वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में उसके सामने वही यूनची खड़ा है जिसकी मिस्टिक वेंस डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और वो कभी भी कल्टीवेट नहीं कर सकता था। इसलिए वो वहाँ पे शौक के मारे हैरान होते हुए कहती है, क्या ये वाकई वही यूनची है? वहीं किंग यू की ये बात सुनकर लिटिल फायरी के साथ साथ उसकी साथी डिसेबल भी वहाँ पे बहुत ज्यादा सीरियस हो चुकी थी। और तभी यूनची वहाँ पे आगे बढ़ते हुए किंग यू से कहता है, किंग यू कैसी हो तुम? मैं तुम्हें काफी लंबे समय के बाद दोबारा देख पा रहा हूँ। जिसपे किंग यू स्माइल करते हुए उससे कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन किंग यू इससे आगे यूनची से कुछ कह पाती उससे पहले ही वहाँ पे उसके साथ वाली लड़की आगे आते हुए कहती है, तो तुम लियो यून सिटी वाली ज़ाओची हो? जिसपे यूनची उसे वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहते हैं, हाँ बिल्कुल मैं वही हूँ, लेकिन अब मेरा नाम यूनची है और उसी के साथ मैं चेनफेंग मिस्टिक पैलेस का डिसेबल हूँ। और ये कहकर यूनची वहाँ पे उन सभी को ग्रीट करते हुए कहता है कि आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। जिसपे वही लड़की आगे आते हुए यूनची से कहती है, तो इसका मतलब है कि तुम यहाँ पे किंग यू के लिए नहीं आए। अगर सच में ऐसा है तो ये वाकई तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि किंग यू को तुम कभी भी बांध के नहीं रख सकते थे। उसे अपने इस अमेजिंग टैलेंट के साथ एक न एक दिन राइज करना ही था और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम आगे भी उसके लिए परेशानी खड़ी नहीं करोगे। जिसपे यूनची उससे कहता है कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे और किंग यू के रास्ते ऑलरेडी अलग हो चुके हैं, इसलिए वो जो चाहे मर्जी कर सकती है और मैं ये कोशिश करूंगा कि फ्यूचर में आगे भी उसे मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। यूनची की ये बात सुनकर वो लड़की उससे कहती है, ओके अगर ऐसी बात है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपना ये वादा हमेशा याद रखोगे। और ये कहकर वो लड़की वहाँ पे अपने सभी साथियों को चलने के लिए कहती है। और जैसे ही लिटिल फायरी वहाँ पे यूनची के पास से गुजरती है तो उन दोनों को वहाँ पे अपने अपने दिल में एक दूसरे के लिए बहुत ही अजीब सी फीलिंग्स आती है, जिसे वो दोनों वहाँ पे जाकर भी नहीं पहचान पा रहे थे। लेकिन क्योंकि लिटिल फायरी के साथ उसके साथी भी थे तो इसलिए वो वहाँ पे यूनची के साथ कोई भी बात नहीं करती और वो चुपचाप वहाँ से चली गई थी। वहीं किंग यू भी वहाँ पे युनबा को अपना ख्याल रखने का कहकर उनके पीछे पीछे वहाँ से चली गई थी। और यूनची किंग यू को वहाँ से जाते हुए देखकर अपने मन में कहता है कि ये तो समय गुजरने के साथ साथ और भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही है। मुझे लगता है आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस की तरफ से जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसकी वजह से इसकी खूबसूरती में भी निखार आता जा रहा है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारे हीरो यूनची का दिल बहुत ही ज्यादा बड़ा है, वो जिस भी खूबसूरत लड़की को देखता है उसे अपने मन में बसा लेता है। खैर उसके बाद वो सभी भी वहाँ से अपने अपने रूम्स की तरफ आ गए थे। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ बैटल अरीना के अंदर कल वाली फाइट से कंटिन्यू हो रही थी और फेंग जू चेंग का साथी वहाँ पे उससे कहता है, कल वो किंग यून तो बस एक गलती की वजह से हार गया था, लेकिन आज वो हमारे साथी टोंग वी से नहीं बचने वाला। टोंग वी भी वहाँ पे बिल्कुल वो किंग यून की तरह यूनची को धमकियां देते हुए कहता है, लड़के अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप अपनी हार मान लो, वरना बाद में तुम्हें बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। जिसपे यूनची उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि लोग तुम्हें आयरन मैन कहकर बुलाते हैं और आज तक कोई भी तुम्हारे अटैक्स को ब्रेक नहीं कर पाया, इसलिए मैं भी ये देखने के लिए क्यूरियस हूँ कि तुम वाकई आयरन मैन कहलाने के लायक हो भी या नहीं। यूनची की ये बात सुनकर टोंग वी को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अचानक वहाँ पे अपनी मिस्टिक पावर को एक्टिवेट करते हुए यूनची के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था, जो देखकर वहाँ पे प्रिंस यूवी के साथ साथ मास्टर केन और युनबा को भी वहाँ पे यूनची की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी थी। लेकिन यूनची ने तो उल्टा वहाँ पे उसके पंच को रोकने के लिए उसके पंच के ऊपर अपना पंच मार दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, टोंग वी वहाँ पे अपने जिस वेपन का यूज करते हुए अपनी आयरन मैन वाली टेक्निक का यूज करता था, वो वेपन भी वहाँ पे यूनची के अटैक के साथ टकराने की वजह से वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था। और उसी के साथ टोंग वी खुद भी खिसकता हुआ वहाँ से काफी पीछे चला गया था, जहाँ पे उसका वो पूरा हाथ ही सुन पड़ गया था। लेकिन यूनची अब वहाँ पे कहाँ रुकने वाला था, इसलिए वो वहाँ पे काफी तेज से आगे बढ़ते हुए टोंग वी को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगा था। और जैसे यूनची वहाँ पे अपनी मिस्टिक पावर का यूज करके दोबारा टोंग वी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो टोंग वी वहाँ पे उससे रैम की भीख मांगते हुए कहता है कि प्लीज रुक जाओ, मैं अपनी हार मानता हूँ। और टोंग वी को वहाँ पे इस तरह से एक ट्रू फेस मिस्टिक रैम की कल्टीवेटर से आते हुए देखकर वहाँ पे बैठे हुए लोगों को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। इवन वहाँ पे यूनची की पावर को देखते हुए कुछ लोगों की तो आंखें भी बाहर आने को हो गई थी। और उसके बाद वहाँ पे इसी तरह यूनची के साथ साथ ज़ाओ ट्राइब, स्काई बर्निंग सेक्टर, आइस इमोर्टल पैलेस और टियानजी आर्मेनोर के डिसेबल्स भी अपने अपने ओपोनेंट्स को हराते हुए आगे बढ़ रहे थे। और यूनची ने वहाँ पे 12 लगातार फाइट्स करते हुए उन 12 की 12 फाइट्स को जीत लिया था। और इसी के साथ यूनची ग्रुप बैटल के सेकंड राउंड में भी पहुंच गया था, जो देखकर टियानजी आर्मेनोर के मास्टर यू फेंग वहाँ पे यूनची को दिल से एडमायर करते हुए कहते हैं, इस लड़के में वाकई जरूर कोई बहुत ज्यादा खास बात है। भले इसकी मिस्टिक पावर बाकी की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ के मुकाबले में यहाँ पे कोई भी इसका सामना नहीं कर सकता। जिसपे लिंग यून भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि आखिर इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई। और जैसे यूनची वहाँ पे अपने फर्स्ट राउंड वाली बैटल्स को जीतकर वापस अपने साथियों के पास आता है तो प्रिंस यूवी वहाँ पे भागकर यूनची के पास जाते हुए उससे कहती है, जूनियर यूनची तुमने कर दिखाया। प्रिंस यूवी की ये बात सुनकर यूनची की नजर वहाँ पे स्काई बनी सेट के फेंग जू चेंग के ऊपर पड़ती है, जो कि वहाँ पे उन दोनों को एक दूसरे के करीब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। और यूनची उसे वहाँ पे और ज्यादा गुस्सा दिलाने के लिए प्रिंस यूवी से कहता है, ऐसे खाली टैंक से काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ और चाहिए। जिसपे प्रिंस यूवी थोड़ा ब्लश करते हुए
उससे पूछती है क्या चाहिए तुम्हें, जिसपे यूनची अपना गाल आगे करते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पे किस चाहिए। ये देखकर प्रिंस यूवी ने भी वहाँ पे कुछ सोचते हुए यूनची को किस कर दी थी और यूनबा जो कि ये सब वहाँ पे काफी गौर से देख रहा था। मास्टर किन उसे वहाँ से भगाते हुए कहता है कि जल्दी से निकलो यहाँ से, अभी ये सब देखने की तुम्हारी उम्र नहीं है। वहीं फेंग जूचेंग जब ये देखता है तो वो तो वहाँ पे गुस्से में पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए कहता है यूनची तुम बस थोड़ा सा वेट करो, अगर मैंने तुम्हारे टुकड़े टुकड़े नहीं कर दिए तो मेरा नाम भी फेंग जूचेंग नहीं। उसके बाद वो एल्डर वहाँ पे ग्रुप बैटल के सेकंड राउंड के बारे में अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि ग्रुप बैटल के सेकंड राउंड में कोई ग्रुपिंग नहीं होगी, इसमें सभी कंटेस्टेंट्स के रैंडम पेयर्स बनाए जाएंगे। ये अनाउंसमेंट सुनकर तो वहाँ पे यूनबा के साथ साथ मास्टर किन को भी यूनची की बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी, क्योंकि इस तरह से तो यूनची का सामना 4th ग्रेड क्लास में भी किसी के साथ हो सकता था। जिसपे मास्टर किन भी वहाँ पे परेशान होते हुए कहते हैं कि अब इस बैटल रैंकिंग कंपटीशन का रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ हमारे लक के ऊपर डिपेंड करता है, बस दुआ करो कि यूनची का सामना 4th ग्रेड क्लास में से किसी के साथ भी ना हो। मास्टर किन की ये बात सुनकर प्रिंस यूवी वहाँ पे यूनची का हौसला बढ़ाते हुए कहती है जूनियर यूनची तुम्हारी परफॉर्मेंस ने ऑलरेडी हमारी रॉयल फैमिली का नाम रोशन कर दिया है, इसलिए अगर तुम टॉप 100 में ना भी आए तो कोई बात नहीं, बस तुम फाइट के दौरान अपना पूरा ख्याल रखना। जिसपे यूनची प्रिंस यूवी से कहता है सीनियर आप परेशान ना हो, मैं अभी ये राउंड भी जीत कर आता हूँ। उसके बाद बैटल ग्रुप के सेकंड राउंड में यूनची की सबसे पहली फाइट ली जेंटियन के साथ होती है, जो कि थंडरबोल्ट क्लैन से था। और सिर्फ इतना ही नहीं, जेंटियन स्पिरिचुअल फेस मिस्टिक नेलम के 6 लेवल पे था, जो देखकर अब वहाँ पे बैठे हुए लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं ये लड़का बैटल ग्रुप के पहले राउंड में तो अपनी अच्छी किस्मत की वजह से किसी तरह से जीत गया था, लेकिन अब जेंटियन से इसका जीत पाना इम्पॉसिबल है। जिसपे वो दूसरा डिसेबल कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसका टैलेंट भी अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है, इसलिए अब जेंटियन इसे यहाँ पे बहुत ही आसानी से हरा देने वाला है। वहीं फेंग जूचेंग का साथी भी उसे वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहता है भले इस लड़के यूनची की फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जेंटियन भी कम नहीं है, वो अपने हैमर्स का यूज करते हुए इसकी सारी स्ट्रेंथ को चकनाचूर कर देगा। वहीं बैटल अरीना के अंदर जेंटियन भी यूनची के बाकी सभी ओपोनेंट्स की तरह यूनची को फाइट से पहले धमकियां देने लगा था, लेकिन यूनची वहाँ पे उसे कहता है कि अगर तुम्हारी ये बकवास बंद हो गई हो तो क्या हम ये फाइट स्टार्ट कर सकते हैं। यूनची की ये बात सुनकर जेंटियन को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अचानक ही अपने हैमर्स के अंदर अपनी मिस्टिक पावर को ट्रांसफर करते हुए यूनची के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था, लेकिन यूनची वहाँ पे बहुत ही इजीली उसके अटैक से बच गया था, जो देखकर जेंटियन वहाँ पे बहुत ही गुस्से से लगातार यूनची के ऊपर हमले करने लगा था। लेकिन यूनची ने वहाँ पे उसके सभी हमलों से बचते हुए उल्टा वहाँ पे अपने हाथों से उसके दोनों हैमर्स के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे पीछे की तरफ धकेल दिया था। और यूनची की ऐसी कमाल की फिजिकल स्ट्रेंथ देखकर जेंटियन की आंखें भी वहाँ पे फटी की फटी रह गई थी। इवन वहाँ पे बैठे हुए सभी डिसेबल भी शौक के मारे खड़े हो गए थे। वहीं बैटल अरीना के अंदर जेंटियन हैरान होते हुए यूनची से पूछता है तो क्या तुम मेरे हैमर्स के मुकाबले में सिर्फ अपने हाथों का यूज करने वाले हो, जिसपे यूनची उससे कहता है कि तुम्हें हराने के लिए मेरे ये हाथ ही काफी है। यूनची की ये बात सुनकर जेंटियन को वहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे यूनची वहाँ पे उसकी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अब की बार वो वहाँ पे अपने हैमर्स में अपनी थंडरबोल्ट की पावर को ट्रांसफर करते हुए दोबारा यूनची के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था, जो देखकर यूनची स्माइल करते हुए कहता है कि ये अब थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और यूनची ने वहाँ पे अपनी हैवी रोलर सोर्ड को बाहर निकालते हुए जेंटियन के इस अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। अब यूनची के हाथों में उस हैवी रोलर सोर्ड को देखकर वहाँ पे बैठे हुए लोगों को एक बार फिर से झटका लगता है, और यहाँ थोड़ी देर पहले वो सभी यूनची के खिलाफ बातें कर रहे थे, अब उन सभी को वहाँ पे यूनची बिल्कुल एक हीरो की तरह लगने लगा था, और वो सभी वहाँ पे उसकी तारीफें भी करने लगे थे। और यूनची ने तो वहाँ पे अपनी हैवी रोलर सोर्ड का यूज करते हुए जेंटियन के अटैक को रोक लिया था, लेकिन जब यूनची अपनी हैवी रोलर सोर्ड का यूज करते हुए जेंटियन के ऊपर अटैक करता है तो यूनची के इस अटैक को रोकने के चक्कर में जेंटियन के ना सिर्फ वो हैमर्स वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गए थे, बल्कि उसी के साथ साथ यूनची के अटैक के फोर्स की वजह से वो खुद भी उड़ता हुआ बैटल अरीना में काफी पीछे जा गिरा था, जो देखकर यूनची दोबारा वहाँ पे उसके पास जाते हुए कहता है तो क्या तुम आगे भी ये फाइट कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं, जिसपे जेंटियन वहाँ पे डर के मारे पीछे हटते हुए कहता नहीं मैं अपनी हार मानता हूँ। उसके बाद सेकंड राउंड में भी यूनची की काफी सारी फाइट्स होती हैं, जिन्हें यूनची एक एक करके जीतता जा रहा था, और देखते ही देखते यूनची ने वहाँ पे ग्रुप बैटल के सेकंड राउंड की 15 की 15 फाइट्स को वहाँ पे जीत लिया था, और इसी के साथ वो वहाँ पे डायरेक्ट टॉप 100 में इंटर करते हुए रैंक 32 पे आ गया था। और ये देखकर तो मास्टर किन के वहाँ पे खुशी के मारे आंसू निकलने लगे थे, उन्हें वहाँ पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यूनची ने सच में उनका बरसों पुराना सपना सच कर दिखाया। वहीं प्रिंस यूवी की हालत भी सेम मास्टर किन की जैसी ही थी, वो वहाँ पे अपने पिता को याद करते हुए कहती है फादर देखिए यूनची ने आपका सपना पूरा कर दिखाया, आपसे कोई भी हमारी रॉयल फैमिली के ऊपर नहीं हंसेगा। वहीं मास्टर यूफेंग भी वहाँ पे यूनची से इंप्रेस होते हुए कहते हैं मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि एक ट्रू फेस मिस्टिक रियलम के कल्टीवेटर की तरफ से हमें ऐसी कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। ये तो इस लड़के ने बैटल रैंकिंग कंपटीशन के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले हजारों सालों तक कोई भी इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा। जिसपे लिंग ये खुश होते हुए कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरे मास्टर यूनची वाकई बहुत ज्यादा कमाल के हैं। वहीं फेंग जूचेंग का साथी भी परेशान होते हुए फेंग जूचेंग से कहता है नहीं ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हो सकता, ये तो मुझे कोई सुपरमैन लग रहा है जिसने यहाँ पे अपनी ट्रू पावर को छुपा रखा है। लेकिन अब की बार फेंग जूचेंग गुस्सा करने की बजाय एक नेवल स्माइल करते हुए अपने साथी से कहता है अब मैं चाहता हूँ कि आगे की भी सारी फाइट्स को जीते और उन सभी को हराते हुए इसका सामना डायरेक्ट तुम्हारे साथ हो। जिसपे फेंग जूचेंग का साथी उसे कहता है ब्रदर आप परेशान ना होइए, भले ये एक मोस्टर लेवल का जीनियस है, लेकिन आप देख लेना मैं कैसे इसकी आवाज टाइट करता हूँ। उसके बाद हमें दोबारा रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूनची अपने रूम में बैठा हुआ अपने ग्रैंडपा और अपनी आंट को याद करते हुए कह रहा था मैं 18 साल का होने के साथ साथ अब इस लायक भी हो चुका हूँ, आप मेरे ऊपर प्राउड फील कर सको, बस थोड़े दिन की बात है, एक बार ये कंपटीशन खत्म हो जाए उसके बाद मैं आपसे मिलने के
के लिए न्यू यॉर्क सिटी में जरूर आऊंगा। और अभी यूनची यहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी युनबा वहाँ पे उससे मिलने के लिए आता है और वो यूनची को वहाँ पे एक बॉक्स पकड़ाते हुए कहता है, ये बॉक्स मुझे किंग यू ने आपको देने के लिए बोला था। युनबा की ये बात सुनकर यूनची वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या ये बॉक्स तुम्हें किंग यू ने दिया है? और इसी हैरानगी के साथ जब यूनची उस बॉक्स को खोल कर देखता है तो उस बॉक्स के अंदर एक मिस्टिक बीस्ट की कोर, पर्पल पल्स गोल्ड क्रिस्टल और लिंग लॉन्गरास भी मौजूद थे। और ये वही सारी चीजें थी जो एक समय पे यूनची ने अपनी मिस्टिक वेंस को दोबारा रिकवर करने के लिए किंग यू से मांगी थी। लेकिन इन सारी चीजों का एक साथ मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, इसलिए उस वक्त किंग यू उसे नहीं दे पाई थी। पर इन बीते सालों में भी किंग यू अपना प्रॉमिस नहीं भूले थे और आज फाइनली उसने यूनची को ये सारी चीजें देते हुए अपना प्रॉमिस पूरा कर ही दिया था, जो देखकर यूनची के दिल में वहाँ पे दोबारा किंग यू के लिए फीलिंग्स आने लगी थी। इसलिए वो युनबा से सवाल करते हुए पूछता है कि किंग यू कहाँ गई, जिसपे युनबा उसे जवाब देते हुए कहता है कि वो अभी अभी यहाँ से गई है। युनबा की ये बात सुनकर यूनची वहाँ पे अपनी शैडो स्टार ऑफ गॉड टेक्निक का यूज करते हुए बहुत ही तेज से किंग यू के पीछे चला गया था और वो वहाँ पे बहुत ही तेज से किंग यू के पीछे जाते हुए उसे वहाँ पे रुकने के लिए कहता है, जिसपे किंग यू वहाँ पे रुकते हुए बिल्कुल अजनबियों की तरह यूनची से सवाल करते हुए पूछती है, मिस्टर यूनची क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते थे? किंग यू की ये बात सुनकर ही यूनची का दिल वहाँ पे चकनाचूर हो गया था, इसलिए वो वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से किंग यू से बस इतना ही पूछ पाता है कि तुम्हें आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जिसपे किंग यू भी वहाँ पे सीधे सीधे जवाब देते हुए कहती है, नहीं मैं वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हूँ। जिसपे यूनची वहाँ पे उसे एक और सवाल करते हुए पूछता है, मैंने तुम्हें जो हमारे मैरिज का सर्टिफिकेट दिया था क्या वो अभी भी तुम्हारे पास है? जिसपे किंग यू उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देती और उसने चुपचाप वहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट को बाहर निकालते हुए उसे यूनची को दे दिया था। जिसे देखकर यूनची वहाँ पे दोबारा इमोशनल होते हुए कहता है, मुझे तो लगा था कि तुमने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया होगा, लेकिन क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुमने अभी तक भी इसे संभाल के क्यों रखा हुआ है? जिसपे किंग यू उससे कहती है कि तुम्हारे सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है और सच कहूँ तो मुझे इस मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में याद भी नहीं था। आज जब तुमने मेरे सामने इसका जिक्र किया तो तब मुझे जाकर इसकी याद आई, शायद इसीलिए मैंने इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया। किंग यू की बात सुनकर यूनची का दिल वहाँ पे एक बार फिर से टूट गया था, लेकिन अब की बार वो वहाँ पे खुद को अंदर से पूरी तरह से मजबूत बनाते हुए उससे कहता है, मेरे लिए उन चीजों को ढूंढने के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। जिसपे किंग यू उससे कहती है कि थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है और तुमने जो मेरी मरीडियंस को अनलॉक करने में मेरी मदद की थी उसके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं है। जिसपे यूनची उससे कहता है, क्या तुम मेरे एक और सवाल का जवाब दे सकती हो? जब हमारी शादी हुई थी तब तुम्हारा पावर लेवल क्या था? जिसपे किंग यू वहाँ से जाते हुए उससे कहती है कि जिस लेवल पे तुम अभी हो। और ये कहकर किंग यू उसे वहाँ पे कल के कंपटीशन के लिए बेस्ट ऑफ लक कहकर वहाँ से जाने लगती है, जो देखकर यूनची पीछे से ही चलाते हुए उससे कहता है, अगर कल के कंपटीशन में हमारा आमना सामना हुआ तो मैं उम्मीद करता हूँ तो मेरे ऊपर अहम ना दिखाते हुए अपने पूरे पोटेंशियल के साथ मेरे साथ फाइट करोगी। यूनची की ये बात सुनकर किंग यू वहाँ पे एक पल के लिए रुक गई थी, लेकिन वो वहाँ पे यूनची को कोई भी जवाब दिए बगैर चुपचाप वहाँ से चली गई थी। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या यूनची के लिए फीलिंग्स है या नहीं? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं अपनी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।